आप सभी का स्वागत और स्टार्ट करते हैं कल से आगे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक ने ख़त्म कर लिए थे। आज 41 क्वेश्चन आपके सामने है कि दो कैथोड किरणों की चालों का अनुपात 2:3 है। यदि इन पुंजों पर समान अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो विक्षोभों का अनुपात कितना होगा। ये कैथोड किरण कंपनदर्शी के वाले अध्याय में से है। मोस्टली तो ये चैप्टर लगभग अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें जो वायु विक्षेप का अनुपात था वो सीधे सीधे डिपेंड करता था y=1/2 AT स्क्वायर के ऊपर। यहाँ पर A त्वरण है और आपका T आपका टाइम है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू कैथोड रेस है, ठीक है। तो उसमें 2:3 का रेशियो है। इनकी जो चालें हैं उनका अनुपात 2:3 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो V1/V2, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 के इक्विवेलेंट है। तो पूछा गया कि इफ़ द सेम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दिस बीम देन द रेशियो बिटवीन द डिफ्लेक्शन विल बी। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन y और v के बीच में सबसे पहले आपको इसमें संबंध निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समय का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टाइम इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू आपको डिस्टेंस की जगह अगर आप लिखेंगे l अपॉन और चाल की जगह लगा दें v का मान, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला मिलेगा यानी जो संबंध मिलेगा वो आपके पास में हो जाएगा 1/2a और l स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको संबंध y और v के बीच में चाहिए। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे y1/v2, ठीक है, y1/y2 सॉरी, और तो ये आपका हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर जो मान दे रखा है वो 2/3 है। v1/v2 का अनुपात जो 2/3 है, और अगर v2/v3 कर दोगे तो 3/2 का स्क्वायर आप करेंगे। तो 3/2 का होल स्क्वायर आप जब करेंगे तो 3 का हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है इसका तीसरा ऑप्शन, थर्ड वन आपका सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 9 आपका 4 आपका सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 10 kg यानी 10 किलोग्राम व 4 किलोग्राम के दो ब्लॉकों को नगण्य द्रव्यमान के एक स्प्रिंग द्वारा जोड़कर घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखा जाता है। एक आवेग भारी ब्लॉक को हल्के ब्लॉक की ओर 14 मीटर पर सेकंड का वेग देता है, ठीक है। तो जो भारी वाला यानी 10 किलोग्राम वाला हल्के वाले 4 वाले को दे रहा है, तो जब 4 वाले को देगा तो वो स्टॉप अवस्था में, बस इसमें यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें पूछा क्या द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, फॉर्मूला वही आप लेके चलेंगे। तो यहाँ पर VCM, ठीक है, सेंटर मास, उसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर जो निकाय बनना है वो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको बस यही सोचना है कि v1 v2 में से किसके मान को आप ज़ीरो करेंगे। तो जो हल्का वाला है यानी 4 किलोग्राम वाला है उसकी वेलोसिटी को आप ज़ीरो रखेंगे। तो m1 का मान हमने लगाया 10 और v1 का मान लगाएगा 14, ठीक है, प्लस m2 का मान आपका 4 और वेलोसिटी उसकी कितनी 0, और नीचे अपॉन 10 + 4 यानी आपका सीधे सीधे लिख देता हूँ 14। तो यहाँ पर आप जब ये तो फैक्टर ख़त्म ही हो गया, तो 140/14 मिलेगा आपको। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको मिल जाएगा 14 मीटर पर सेकंड जो उसके द्रव्यमान केंद्र का होगा। और इसमें सही आंसर जो है वो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा ना, थोड़ा जल्दबाजी कर दी, ठीक है। तो 140/14 है ना, तो यहाँ पर सीधा नीचे वाला देख लिया था। तो 14 से 14 को काटिए, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड। यही मिस्टेक जल्दबाजी में वहाँ पर हो जाती है। तो थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आपके दिमाग पर है तो बिल्कुल पहले तो टेंशन फ्री रहना है आपको। जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो बिल्कुल दिमाग में कोई दूसरी बात आपके पास में नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा मैं आपके लिए कि जब भी आप एग्जामिनेशन रूम में बैठें तो सबसे पहले केवल एक तो टाइम रहते हुए पहुँचें वहाँ पर, ठीक है, समय से पहले पहुँचें। और जहाँ भी रूम में आप बैठे वहाँ पहले ये देखें कि लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं, प्रकाश पूरी तरह से है या नहीं है, ठीक है। तो पानी वानी पी के अच्छे से आराम से हाथ मुँह धो के फ्रेश होके बैठिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 43 में आते हैं द मास यानी द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान दे रखा है m, त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, इसका कोणीय संवेग g है। इस पर लगने वाले अवकेंद्र बल, ठीक है, अवकेंद्र बल का मान आपको कोणीय संवेग g के टर्म्स में निकालना है बस, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में कहें तो द मास ऑफ द पार्टिकल इज m and it is moving along a circular path of radius r, its angular momentum is j, the centripetal force acting on it is। तो यहाँ पर आपको जो फार्मूला आपको चाहिए तो वो फार्मूला है आपके पास में। सबसे पहले जे की बात करते हैं, ठीक है, कोणीय संवेग को जे से दिखाते हैं। जे बराबर आपके पास में क्या होता है, आई इंटू ओमेगा होता है। आई को आप एम इंटू आर स्क्वायर करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो आई की जगह पर आप एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखा, ओके। और यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास में आएगी जे अपॉन एम आर स्क्वायर के बराबर।
अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो F इक्वल्स टू आपके पास में मिलेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब ज़रा इसको फोकस कीजिए, अगर आपको इसको जे में चेंज करना है तो यहाँ से आप इसके एक तो आर कम पड़ रहा है, तो आर को एफ वाला जो एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर है उसमें ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका केवल आर। इस ओमेगा को आप ओमेगा इंटू ओमेगा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस स्क्वायर को यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ पर आप एक ओमेगा और लिख लीजिए। तो अब ये वाला जो फैक्टर आया इसके प्लेस पर आप सीधा सीधा जे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जे इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया जे अपॉन आर, यहाँ नीचे है। और अब देखिए ज़रा ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पर ये वाली प्लेस करिएगा, तो जे अपॉन एम आर स्क्वायर, तो केवल उसका रूपांतरण करना था, तो जे का जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर आएगा। एक आर यहाँ पर है और एक आर स्क्वायर ही है, तो एम आर की पावर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आपको मिलना है जे स्क्वायर अपॉन एम आर की पावर 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका फोर्थ वन, चौथा आंसर इसका सही है। इस पर आप टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक टैंक में 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाला जल भरा हुआ है। टैंक के पेंदे में दाब 3 वायुमंडल दाब के बराबर है। यदि तल में छेद कर दिया है तो जल के बहिर्वाह वेग का मान क्या होता है। टॉरिस-सैली की प्रमेय, ठीक है। टॉरिस-सैली की प्रमेय आपको ध्यान आ जानी चाहिए, ठीक है। बहिर्वाह वेग वगैरह वहीं कॉन्सेप्ट मिलता है, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष। और मैं यही कहूँगा कि हर एक चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह भी आप सब लगा लीजिएगा। अब अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड एक लाइव नहीं रिकॉर्डेड ही रखेंगे, क्योंकि लाइव में तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं रहता। तो इसके लिए एक हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इवन एमएससी तक का मैटर सारा उसमें अवेलेबल करते हुए चलूँगा, कोशिश करेंगे, देखिए कामयाब होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप टॉरिस-सैली के प्रमेय का यूज़ करेंगे और टॉरिस-सैली की प्रमेय आपसे ये कहती है कि द्रव का ठीक उसी तरह से होता है जैसे कोई वस्तु है, ठीक है ना। तो v इक्वल्स टू √2gh, जो बहिर्वाह वेग का सूत्र यहाँ पर आप लगाएंगे। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको उसमें दाब इंट्रोड्यूस करके लाना है, और दाब कैसे आप लाएंगे, तो P इक्वल्स टू HdG या H ρg भी करके चलते हैं हम काफ़ी बार, ठीक है। जहाँ पर H तल की हाइट होती है, रो उस द्रव का घनत्व होता है जो उस नली में भरा गया, और जी गुरुत्व त्वरण होता है। तो यहाँ से H का जो मान आपके पास में आएगा वो आएगा P/ρg, ठीक है। तो इस समीकरण में इस वैल्यू को आप प्लेस करेंगे तो √2 और G और H की जगह ये वाली वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा P/ρg। यहाँ पर अब केवल आपको सभी वैल्यूज़ के मान लगाने हैं। तो 2G का मान आप लगाएंगे, G का मान कितना गिवन है, G नहीं रखा तो 10 ही लगा दीजिए। और P का मान आप कितना लगाएंगे, P का मान कितना है, 1 मिनट। तो यहाँ पर P का मान 10⁵ है, ठीक है ना, 10⁵ लगाएं। और नीचे आ रहा है रो का मान गिवन है आपके पास में 10⁻³ है, तो इस पूरी वैल्यू को प्लेस कीजिएगा। और जी नीचे भी है तो जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में केवल बचेगा 2 3 = 6 यानी 600। और टैंक पर 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, तो 2 × 3 × 10⁵ अपॉन पूरी वैल्यू 10⁻³, ठीक है। 3 2 = 6 होगा और 3 से इसके कम कर दीजिएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का मतलब 100, तो 6 के साथ में 100 का मल्टीप्लाई होगा √600, ठीक है, √600। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका √600 मीटर/सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, एक व्यक्ति जिसका भार 60 kg है, ठीक है, एक 15 किलोग्राम भार की वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाता है, इसकी क्षमता कितनी होगी। काफ़ी अच्छा सवाल मुझे लगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको क्षमता का मान पता करना है सबसे पहले। तो क्षमता जो होती है, ठीक है, एफिशिएंसी का मान पता करना है, वो भी परसेंटेज में करना। तो यहाँ पर आपको 2 तरह की क्षमता निकालनी पड़ेगी, एक तो फाइनल निकालनी पड़ेगी और एक इनिशियल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इनिशियल उसकी कितनी है, इनिशियल में आप देखिएगा कि उसका 60 kg और 15 kg ये दोनों वेट आप ऐड करके चलेंगे। तो इनिशियल में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर 60 + 50, ठीक है, मैं शॉर्ट करके चल रहा हूँ, 60 और 15 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 75 हो जाएगा, ओके। इनटू आप करेंगे mgh लगाएंगे, तो mg का मान 10 और ऊंचाई भी कितनी है उसकी, कितनी ऊंचाई तक ले जाता है, 10 तक लेके आता है, ठीक है। तो 10 ये हुआ। अपॉन टाइम आता है t का मतलब कितना हुआ, 3 मिनट है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मेरे अकॉर्डिंग ये 3 मिनट नहीं होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको 30 मिनट मान के सॉल्व कर रहा हूँ, तभी इसका आंसर हम लोगों को मिल पाएगा 30 × 60, ठीक है ना, 30 × 60। और इसको आप जब सॉल्व कीजिए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल किए, और यहाँ पर आपका मिल जाएगा पी आई का मान 75/18, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नंबर को।
तो पी आई का मान आपके पास में है 75/18, 6×3 = 18, ऊपर तो 75 है ही है, ठीक है ना। अब फाइनल के बाद ये तो पी आई हो गया, ठीक है। अब पी एफ की बात करें तो पी एफ की बात करें जब वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जब वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है तब उसके पास में वेट केवल 15 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो 15 × 10 अपॉन अगेन से वही आप कितना लेंगे, आप अगेन वही लेंगे। अगर आप इसको 3 भी मानो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 ले लेते हैं, चलिए मैं वापस लेता हूँ अपनी बात को। तो यहाँ पर 6×3 = 18 और तो एक ज़ीरो आपके पास में बच जाएगा, A750, क्योंकि रेशो लेना है और रेशो लेने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मैं 3 लेके ही चलूँगा, ठीक है। तो 3 × अगेन वही 60, ओके। तो यहाँ पर कोशिश करिए, ये 0 से 0 कैंसिल किया और आपके पास में बचेगा 150/18, 150/18। तो दो वैल्यू आपके पास में आ गई, एक तो आ गई 750/18, इसको आप एक जगह पे लिख लीजिए 750/18, और दूसरी वैल्यू आपके पास में 150 कितनी 18, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको फार्मूले में प्लेस कीजिए, तो एक बार फार्मूला फिर से लिख लेते हैं। तो ईटा की वैल्यू हम लोग लिख रहे थे, तो पी एफ का मान ऊपर है, तो पी एफ का मान मतलब 150/18 अपॉन, और पी आई कितना था 750/18। परसेंटेज में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना बनता है, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, 18 से 18 ख़त्म कीजिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ख़त्म कीजिए, 15 एक टाइम और 15 15 5 = 75, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 100/5, 100 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपके पास में आएगा 20। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 20%, ठीक है सर। तो ये आंसर आपका सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे, सिर्फ मैंने ये वहाँ पे 30 मिनट मान के चल रहा था, तब 3 मिनट लेके भी चलेंगे तब भी आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। यदि एक बांध से किसी टरबाइन पर 19.6 मीटर ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो टरबाइन पर पानी का वेग क्या होगा। जी का मान दे रखा है 9.8, तो सीधा सीधा इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू पता करनी है। वही है √2GH, वही वैशराब वेग वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें भी लागू होगा। तो V = √2GH मान इसमें आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी बोल देते हैं, इफ़ द वाटर फॉल फ्रॉम अ डैम इनटू अ टरबाइन 19.6 मीटर बिलो देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द टरबाइन इज़। जी की वैल्यू रखिए 9.8। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन रखिएगा दिमाग को कि जी की वैल्यू उन्होंने स्पेशल क्यों दी है, 2 × 9.8, ठीक है। जी का मान आप लगाएंगे 9.8 इंटू एच की वैल्यू आप 19.6 रखिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई में लग जाते हैं, तुरंत देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। नहीं, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स नहीं करनी है, आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है ना। फिजिक्स पढ़नी है और पढ़ानी है। तो उसके लिए शॉर्ट देखिए कि 2 × 9.8 करेंगे तो 19.6 हो जाएगा, और 19.6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सीधा सीधा 19.6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो उसके गुणा भाग के चक्कर में मत पड़िएगा, शॉर्ट टर्म वेट देखना है आपको। तो यही मेथड रखिए, अपेक्षाकृत सबका एक साथ गुणा करो फिर उसका अंडर रूट लो। तो यहीं पे देख लीजिए ना कि क्या कोई कंडीशन बन सकती है इसका, बिना हमें कैलकुलेशन के भी काम चल सके। यही माइंड की पावर है जो आपको वहाँ पर हेल्प करेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 कह रहा है कि एक ग्लास जिसमें पानी है, बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है पानी की सतह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले ही बर्फ़ डालते ही जितना स्थान वो घेरना था वो घेर चुकी है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि 47 क्वेश्चन में इंग्लिश में कह देता है, पीस ऑफ द आइस इज़ फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर व्हेन द आइस मेल्ट दैन द लेवल ऑफ वाटर। तो जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो उस समय उसका वाटर लेवल क्या होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पहले ही अपने आयतन के बराबर स्थान घेर चुकी है, ओके। वैसे इसमें से थोड़ा सा मुझे अपना जहाँ तक मेरी सोच है कि जो बर्फ़ का आयतन है, ठीक है ना, वो ज़्यादा होता है, पिघलने पर उसका आयतन पहले से कम हो जाएगा, ठीक है। आप गौर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस वाले। वैसे तो आंसर इसका 47 का 3 ही माना जाएगा, आप भी यही लगाइएगा, लेकिन फिर भी एक दिमाग में सोच है, ठीक है, जो आपके साथ मैंने शेयर की। 48 पर आते हैं। 48 में है कि एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को सबसे छोटे संभव मार्ग से 15 मिनट में पार करती है। नदी के जल का किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड बतानी है कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू को देखना होगा। तो इंग्लिश में अगर इसको कहें तो अ बोट विच हैव अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है, शांत जल में, क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर इन किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के द्वारा। तो सबसे पहले नदी बना लो भाई, ये आपकी नदी हो गई, ठीक है, जो कितनी चाल से बह रही है VR, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया।
ओके। इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब इसका जो चौड़ाई दे रखी है वो 1 किलोमीटर है, और कितने समय में पार करना है इसको, 15 मिनट में पार करना है। पॉसिबल पाथ इसका ये होना चाहिए। अगर आपको नाव इसको शॉर्टेस्ट पास में कराना है और नदी अगर बह रही है तो उसके लिए नाव की डायरेक्शन आप ये रखेंगे, ठीक है। बोट की डायरेक्शन आपकी ये किसके अलॉन्ग होगी, ओ ए के अलॉन्ग होगी, ठीक है। अब ये है कि नदी के प्रेशर से ये कैसी हो जाएगी, ये स्ट्रेट वे में ऐसे आ जाए, तो यहाँ पर ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो इसमें ओ बी के अलॉन्ग जो स्पीड आपकी होनी चाहिए, ओ बी के अलॉन्ग स्पीड कितनी होगी आपको, तो स्पीड के लिए आप फार्मूला वही लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आपका, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है, और 15 को आप चेंज कर लीजिए घंटे में, ठीक है। तो 15/60 जब करेंगे, 60 का भाग लगा दिया, ठीक है, तो 60 ऊपर पहुँचेगा, 60 अपन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 चौक 60 होते हैं, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसकी स्पीड हो गई, ओ बी के अलॉन्ग होनी चाहिए। अब ये तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 4 हो गया। नदी की जो जो उसकी चाल है, ठीक है, वो कितनी है, 5 है, शांत जल में अगर बहती है। तो अब आपको निकालनी है रिवर की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाइएगा। तो 5 का स्क्वायर और इसको मान लीजिए वी आर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। आइए लिख देते हैं। तो जैसा अभी आपको बताया, तो अब आपको लिखना है कि 5 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू किसके होगा, 4 का स्क्वायर होगा प्लस वी आर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ सर आपको मिलेगा 25, और ये होगा आपका 16 प्लस वी आर का स्क्वायर। तो आज जब इसको ले जाएंगे तो 25 में से 16 घटाइएगा, 9 आएगा, 9 का अंडर रूट करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। और जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला वाला है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें इसकी चाल ये होगी। 49 पर आते हैं। दो संधारित्र दे रखे हैं 3 पिको फैराड और 6 पिको फैराड के, और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 5000 वोल्ट का विभवांतर लगाया था। अब इन्हें अलग अलग करके समांतर क्रम में जोड़ा था, प्लेटों के विभवांतर कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं इसके लिए भी आपको ये बता दूं कि कंपटीशन की क्लासेस के साथ साथ मेरी 12th के लिए भी स्पेशल क्लासेस हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए भी क्लासेस बनाई थी। और जैसे पहले भी बताया कि 60 to 70% जितना भी मटेरियल है वो 12th क्लास का ही आता है, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि 12th क्लास का जितना सिलेबस है आप वो सारा सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर लें, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लें, जितनी बुकें आपको मिल सकें, ठीक है। उन सभी बुकों के जितने भी ऑथर्स वगैरह हैं, काफ़ी तरह की बुक्स मार्केट में रहती हैं, तो उन सभी के अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसका काफ़ी एक बड़ा फ़ायदा आपको परीक्षा में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखें, that two capacitor of capacity 3 pico and 6 pico respectively, ठीक है ना। that potential difference 5000 volt is applied to the series combination of these capacitor, ठीक है। तो जब आप उनको सीरीज में लगा रहे हो तो सीरीज में जोड़ने का तरीका इसमें क्या होता है कि 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। तो यहाँ पर दे रखा 3 और 6 दे रखा, तो 1/3 और 1/6 करके आप इसको ऐड करिएगा, ठीक है। तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ से सी का जो मान निकलेगा, सी इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 2 पिको फैराड में, ठीक है ना। 2 पिको फैराड आपको वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से आप पता करेंगे सबसे पहले चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज की वैल्यू निकालो कि इक्वल टू सी वी से पता चलेगा। तो सी का मान आपके पास में आ चुका है, पिको को आप चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁻12 में, और विभव जितना दे रखा है, विभव कितना है 5000 है, ठीक है। तो 5 2 जा 10, यानी उतने 10,000 हो गया आपके पास में, 10,000 पिको कूलाम, इतना आ गया वैल्यू, ठीक है। अब आपको पोटेंशियल पता करना है, तो सबसे पहले V1 का पता करिए, क्योंकि उनको जोड़ने के बाद अलग अलग करना है, ठीक है ना। नाउ दीज आर डिसकनेक्टेड एंड जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद आप उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, तो पैरेलल में वोल्टेज दोनों के अलग अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ से V1 का मान आप निकालेंगे, V1 निकलेगा आपके पास में किससे, Q1/C1 से, और इसकी जो वैल्यू आपके पास में आएगी, यानी इसमें भाग लगा दीजिए 3 का, क्योंकि 10,000 आपका 10,000 अपॉन कितना 3, और ठीक इसी तरह से V2 का मान निकालेंगे, V2 आपका 10,000/6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर ये होगा। अब ओवेनेस्ट पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा, इसको अगर बोलें तो क्या कहेंगे, कॉमन, ठीक है। कॉमन आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल्स टू आपको यूज़ करेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, इस समय 2009 का पेपर देख रहे हैं, पीजीटी का हम लोगों का प्रयास है। अब C1V1 और सब C2V2 की वैल्यू को प्लेस कीजिएगा और इसमें सॉल्व करके देखिएगा। इसका जो आंसर आना है वो आपका आएगा 2250 वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये वैल्यू आपके आसपास इसको मिलने वाली है। तो देखिएगा, बताइएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं 50 पे। किसी आर प्रतिरोध को, काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया सारे इस तरह के प्रश्न को भी मैंने आप लोगों के लिए, कि ये किसी भी आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को पहले की त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं ना,
आर को कितना कर दिया था, R/2 कर दिया था, हो सकता है R/4 कर दिया जाए, तब उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है ना। तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, तो पहली बात की जाए कि अगर कोई भी तार था, तार को खींचकर चाहे उसको आप छोटा करें या बड़ा करें, उसका आयतन कांस्टेंट रहेगा। तो आयतन, प्रारंभिक आयतन की बात की जाए तो प्रारंभिक त्रिज्या ली जाएगी और उसकी प्रारंभिक लंबाई ली जाएगी, जो बराबर होगी चेंज करी हुई की, यानी R2² और अब जो लेंथ उसकी हो गई उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से रेशो पता कर लीजिए। अगर त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो आप L1 L2 निकाल लेना, ठीक है। अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ से आप रेशो आर के पदों में मान निकालना होगा, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो L1/L2 दिस इज इक्वल्स टू होगा R2² ठीक है ना। ये आपके पास में फैक्टर मिलेगा। अब प्रतिरोध को देखिए, प्रतिरोध का जो फार्मूला बनता है, प्रतिरोध का अगर देखा जाए तो R इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, R बराबर होता है R×L एरिया, यानी πr², ठीक है ना, πr1²। यहाँ पे सबके लिए 1 1 लगा दीजिए और R2 करेंगे, यानी दूसरी कंडीशन में रो आएगा, L2 आएगा और अपॉन में πr2² आएगा। देखिए इतनी सब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रो से रो ख़त्म कीजिए, यहाँ भी रो से रो ख़त्म होगा। यहाँ पर जो अब आपको अनुपात मिलेगा, क्या मिलेगा उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ से अनुपात जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा R1/R2 दिस इज़ इक्वल्स टू L1/L2, ठीक है। और साथ में जो त्रिज्या आ रही थी, यानी R2² अब यहाँ पर L1 और L2 की जगह पर आप क्या लगा देंगे, R2²/R1² लगा देंगे। तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा R2²/R1² से। तो यहाँ पर पूरा फैक्टर आपके पास हो जाएगा R2/R1 इक्वल टोटल पावर 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि त्रिज्या को पहले का आधा कर दिया जाए, R2 का मान R/, कितना कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, और R1 की जगह तो नीचे R है ही है। तो टोटल बाहर पावर कितनी, 4, 8 से R ख़त्म कीजिए, 2 की पावर 4 का मतलब 1/16। यहाँ से क्या वैल्यू आपको मिली, यहाँ से आपके पास में वैल्यू आई R1/R2 दिस इज इक्वल्स टू 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से मिलेगा R2 इक्वल्स टू कितना, 16 R1 के बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध है वो पहले से कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और उस 16 गुने के लिए आंसर सही है आपका, आंसर नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ तक हुए क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी के साथ में, बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।